कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हम लोग ने ज्योग्राफी की क्लास देखी थी, आज फिर ज्योग्राफी की क्लास है और उस क्लास में मैंने आपको भारत के प्रमुख पर्वत वगैरह के बारे में बताया था। साथ ही साथ आपने बंदरगाह देखे होंगे और उसको सिर्फ ट्रेस करना है। एक भी क्वेश्चन फॉर्म पे मत लिखना, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मानते हुए कि आप लोगों को भारत के नक्शे में भारत के राज्यों की स्थिति पता है बस। क्योंकि अगर आप उसको लिख दोगे, आप याद करोगे यार कहाँ पे लिखा था मैंने, बस इससे काम बन जाता है। क्योंकि ऑप्शन तो आपको दूर दराज के देगा ना। बंदरगाह अगर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए या मिलाइए, 4 बंदरगाह के नाम देगा, 4 राज्यों के नाम देगा। तो आपको अगर लोकेशन पता है तो बताओ क्यों रटना है। कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, भारत का इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पे है, 3 आपके ईस्टर्न पोर्शन के दे देगा, यानी इस पोर्शन के 3 यहाँ के दे देगा, तो वहां बना पाओगे नहीं बना पाओगे बताओ। मतलब 3 यहाँ के 1 यहाँ के। या आपसे पूछेगा भारत का कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पे, 1 यहाँ का दे देगा 3 यहाँ के। या पूछेगा कौन सा पूर्वी का, 1 यहाँ दे देगा 3 यहाँ दे देगा। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा ना कि मैंने इसकी लोकेशन ट्रेस की है। तो मुझे तो सर ने बताया है भाई, मैं भले ही बंदरगाहों को प्रैक्टिकली देख के नहीं आया हूँ, लेकिन एटलीस्ट सैद्धांतिक रूप से उनने समझाया तो सही कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि वनडे एग्जाम है। दूसरा, इन क्लासेस के पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मैं मजबूर हूँ आपको इस तरीके से पढ़ाने के लिए। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इस तरीके से आपको ज्योग्राफी या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका वनडे एग्जाम है। तो हम कर क्या सकते हैं, एक बार एग्जाम क्रैक हो जाए उसके बाद देखते रहेंगे, फिर चीज़ों को डीप पढ़ाने में, चीज़ों को समझाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। बट अभी ज़रूरत है हमारी नौकरी की, और अभी नौकरी लगना बहुत ज़्यादा क्या है हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार की बाढ़ जो आई है उत्तराखंड में भर्तियों की बार बार नहीं आएगी, ठीक है। आने वाले समय में आपको और भी विज्ञप्तियाँ दिखेंगी, जैसे आपको आरओ की भर्ती दिखेगी सचिवालय में, इसके अलावा आपको कुछ और भर्तियाँ दिखेंगी। तो आप अपनी तैयारी को एक प्रकार से मतलब जारी रखिए, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा आपको मौका मिल जाएगा जहां आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, ठीक है। आज हम 2 चीज़ देखेंगे, एक आपके भारत के प्रमुख अभ्यारण्य यानी राष्ट्रीय पार्क, या आपका क्या देख सकते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। आप नेशनल हेरिटेज वगैरह, आपने नेशनल पार्क वगैरह सुने होंगे आपने। क्या होता है, कोई पर्टिकुलर जानवर वगैरह होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके संरक्षण वगैरह के लिए बनाए जाते हैं, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। ऐसी वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं जो कि जानवरों के, जो जीव जंतु होते हैं उनके संरक्षण के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, बनाए जाते हैं। तो हमारा जो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो क्या पूछ सकता है कि ये वाला अभ्यारण्य कहाँ है, ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये पूछ सकता है, ठीक है। जनरली उत्तराखंड का पेपर है तो उत्तराखंड का तो आएगा ही आएगा। नेशनल लेवल का आएगा तो बहुत हाईलाइटेड आता है, जितना मैं करा रहा हूँ वो काफ़ी है। इसके अलावा आपके पास ल्यूसेंट की अगर बुक है, आप उसको देख लेना कि कोई नया है तो आप उसको नोट कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है ना, अपनी ओर से हम कोई कमी नहीं छोड़ सकते। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 35-40 मिनट की वीडियो में दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसको पढ़ के इसको तैयार करके जा रहे हो और उसने कोई अलग ही पूछ दिया, क्या फायदा है इसका। इससे अच्छा ल्यूसेंट में जो दिए हुए नेशनल जो मतलब पार्क हैं वो आप लोग तैयार कर लेना। तैयार करने का तरीका वही होगा जो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भारत के प्रमुख झील वगैरह के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो हमारा 3 चीज़ें साथ होकर चल रही हैं, ठीक है। देखिए, ये मानते हुए कि भारत के राज्यों की आपको लोकेशन पता है, तुरंत मैप ड्रॉ कीजिए, जल्दबाजी मत करना, सिर्फ और सिर्फ मैप ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। मैप ड्रॉ कर लीजिए एक बार। अब मुझे सिंपल सी बात बताइए, जैसे मैंने मैप ड्रॉ किया है, इसमें प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह मैंने दिखा रखे हैं। तो आप लोगों को जब ये सब चीजें देखते हो ना, अब मैं यहाँ कोई चीज दिखा रहा हूँ, बताओ यार कौन सा स्टेट होगा, यहाँ साउथ का स्टेट है ना इधर, तो या तो कर्नाटका ही होगा या तमिलनाडु ही होगा। एक मतलब जब हम लिखते हैं चीजों को, हम लोग चीजों को समझते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। सबसे ऊपर लिखना है आपने दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा लिखोगे, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, सबसे टॉप में दाचिगम। जो छोटा होगा मैं लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने वैसे लिख दिया दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। बताइए, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान लिखा है तो कोई रटने की जरूरत है कि कहाँ है। आपसे पूछा दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपने तुरंत देखा और आपने कहा यार सर ने यहाँ लिखा है तो कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर है। तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पूछता है, या केंद्र शासित में, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। पहला, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान के जैसे ही आप कहाँ की ओर आओगे, पहले ईस्ट की ओर चले जाओ, ठीक है, यानी आप उत्तराखंड हिमाचल की ओर चले जाइए। यहाँ लिखा है मैंने रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। क्या लिखा है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। अब बताइए कौन से स्टेट की लोकेशन यहाँ है, जम्मू कश्मीर से हल्का सा अगर आप साउथ ईस्ट की ओर आओगे तो आपको हिमाचल प्रदेश दिखेगा। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान रटने में कोई ज़रूरत है क्या, क्या लिखा तो है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये क्या हो गया अपने आप में हिमाचल
प्रदेश, ठीक है, नेशनल पार्क। उसके बाद आप आओगे, ये तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसके साथ जब आप थोड़ा सा इधर यूपी के इलाके में आओगे, एक प्रसिद्ध नेशनल राष्ट्रीय उद्यान दिखेगा आपको, उसको बोलते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान ही नेशनल पार्क, नेशनल पार्क भी अभी प्रॉपर तरीके से मैंने सारे नेशनल पार्क नहीं कराए हैं, अभी आप सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान देखिए। और राष्ट्रीय उद्यान के अलावा क्या दिखेंगे आप लोग? वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। नेशनल पार्क भी करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, कुछ इसमें नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जितना मैं करा रहा हूँ वो देखना। देखो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पूछता है जम्मू कश्मीर में, मतलब दूसरा पूछेगा रोहिला, तीसरा कॉर्बेट, उसके बाद आता है आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये है यूपी में। यहाँ दिखाना आपको उत्तर प्रदेश की लोकेशन, ठीक है। अब देखिए, कुछ नहीं भी पता है, नॉर्दर्न इंडिया के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बता गएगा आपसे इंटरव्यू वाला, बता देना उसको। जम्मू कश्मीर का दुधवा, मतलब आपका दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, उसके साउथ की ओर आओगे तो साउथ ईस्ट के रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, उसके थोड़ा सा और आप साउथ की ओर आओगे तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क का दर्जा मिल चुका है। और उसके अलावा जो आपको यूपी में देखोगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। अभी हम यूपी तक ही चलेंगे, यूपी के बाद जैसे ही हम चल रहे थे उसको बैक आके दाचिंगम से हम कहाँ चले, हमने क्या किया, दाचिंगम से शुरू किया, यूं गए, इस डायरेक्शन में गए। हमने देखा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद हमने कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और हमने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इतना देख लिया। अब हम बैक दुधवा से कहां की ओर, मतलब दाचिंगम से कहां की ओर आ रहे हैं? साउथ वेस्ट की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आता है ये। अब यहाँ पे कौन सा है बताओ? दिल्ली के पास में कौन सा राज्य है? हरियाणा। अगर आपसे पूछता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का है, आप तुरंत बता देना उसको हरियाणा में, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में। अब आप आइए थोड़ा सा वेस्ट की, साउथ वेस्ट की ओर, 3-4 आपको फेमस दिखेंगे। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का क्या है? वन्यजीव है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। यानी सरिस्का लिख दो, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? अपने आप में राजस्थान में। सरिस्का के जस्ट नीचे आप दिखोगे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान पूछता है राजस्थान में, ठीक है। क्या लिखोगे? केवलादेव, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में, इसी के नीचे, ठीक है। उससे थोड़ा सा नीचे आओगे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बगल में आओगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोनों ही कहाँ है? अपने आप में राजस्थान में। क्या क्या लिखोगे? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही कहाँ है? अपने आप में राजस्थान में है। तो बताइए राजस्थान में कौन कौन से देखे आपने? आपने राजस्थान में देखा पहला कौन सा? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके नीचे आपने केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उसके बाद आपने देखा भरतपुर और रणथंभौर। अब बताइए टोटल, आप दाचिंगम जम्मू कश्मीर से चले थे, हिमाचल में आपको रोहिला राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिला, जबकि उत्तराखंड पहुंचते पहुंचते आपको कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मिल गया। जैसे ही आप यूपी गए, आपने कहा चलो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घूम के आते हैं। आप लोगों ने इतनी चीजें देख ली, यानी दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देख लिया आपने, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पहुंचे दुधवा के बाद आप कहा चलो यार इधर को देख लिया, थोड़ा सा हम वेस्ट की ओर देख के आते हैं, यानी जम्मू कश्मीर में बैक चले गए आप दाचिंगम के बाद आप सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान चले गए यानी हरियाणा में। उसके बाद आप राजस्थान पहुंचते कहाँ पहुंचे? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। सरिस्का के साथ साथ आपने केवलादेव घाना अभ्यारण्य देखा, साथ में आपने कौन से देखा? भरतपुर और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देखा, ठीक है। ये राजस्थान। अब आपने कहा चलो सर आपने रेगिस्तानी इलाकों के भी दिखा दिए, कश्मीर ठंडे इलाकों के दिखा दिए, पहाड़ी इलाकों के दिखा दिए, थोड़ा हमें ये कच्छ के रन वगैरह गुजरात के भी दिखा दीजिए। तो मैंने कहा चलिए आइए वहां भी घूम आते हैं। जंगली गधा अभ्यारण्य पूछता है आपसे तो तुरंत बता देना गुजरात में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भारत में जंगली गधा किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपको तुरंत बताना होगा। गुजरात में बहुत फेमस है ये जंगली गधा अभ्यारण्य। ये एनसीईआरटी के आधार पर भी क्वेश्चन बनता है आपका। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? अपने आप में गुजरात में। इसी के पास आपका नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है? गुजरात में। साथ ही साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? गुजरात में। यानी आपको 3 के 3 याद रखने, जंगली गधा राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान, तीनों ही कहाँ है? आपके गुजरात में है। तो टोटल बताइए, दाचिंगम की लोकेशन देखी, रोहिला की देखी, उसके बाद आपने कॉर्बेट की देखी, दुधवा की देखी, यहाँ आपने सुल्तानपुर की देख ली, साथ ही साथ आपने सरिस्का की देखी, भरतपुर की देखी, कान्हा मतलब घाना की देखी, केवलादेव घाना की देखी और आपने रणथंभौर की देखी। जैसे ही गुजरात में आए आपको गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य
अभ्यारण्य देखा, उसके साथ नल सरोवर, और कौन सा देखा आपने, जंगली गधा अभ्यारण्य देखा। ठीक है, कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बताइए यार ये राज्य कौन सा है, गुजराती तो है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ के राज्यों के नाम क्यों बोल रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ मैं कि राज्यों के नाम पता होने चाहिए। ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये कश्मीर है, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है, यूपी है। इतना आने के बाद एक काम करते हैं, आपने कहा सर चलो नॉर्दर्न का दिखा दिया, ईस्टर्न साइड दिखा दिया, वेस्ट, मिडिल में भी दिखा दो, मध्य भारत। तो मैंने कहा आओ देख के आते हैं। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, क्या लिखोगे, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। उसी के नीचे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तीन के तीन कहाँ लिखना है आपको, एक प्रकार से एमपी में। सबसे ऊपर लिखोगे शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। उसके थोड़ा सा बगल में लिखोगे बांधवगढ़, यानी साउथ वेस्ट ईस्ट की ओर बांधवगढ़, ठीक है। और इसके थोड़ा साउथ की ओर लिखोगे शिवपुरी के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इधर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बताओ रटने की जरूरत है, क्यों रटोगे यार, किसने कहा रटने को, आपको तो पता है स्टडी विथ योगेश के सब साथ पढ़ रहे हो, रटने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत है। मैं ये कहता हूं ना, देख के याद किया करो, यानी चीजों को देखो, आंख बंद करो, मनन करो, मैंने कहां पे लिखा था, काम बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ लोकेशन याद रखनी है कि वहां कौन से राज्य है, ठीक है। यहाँ लिखना आपको शिवपुरी, यहाँ बांधवगढ़ और कान्हा। तीन के तीन कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। अगर पूछते हैं मैच करने को आपको पता चल जाएगा, ठीक। जैसे ही आपने कहा सर मध्य भारत भी हो गया, अब हम एक काम करते हैं, हजारीबाग की ओर चले जाते हैं, झारखंड में। इधर लिखो आप लोग, झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान लिखोगे, और इसी के ऊपर आपने यूपी में लिखना है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों लिखना है, ठीक है। पहले आप लिखोगे झारखंड के पास हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, और आप यूपी के पास लिखोगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, दोनों लिखोगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछता है तो यूपी, और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में पूछता है तो अपने आप में झारखंड है, ठीक है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान का चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो टोटल मिला के देखिए हजारीबाग, चंद्रप्रभा। अब बताइए टोटल आपने क्या पढ़ लिया। दाचिंगम की लोकेशन देखी, रोहिला, कॉर्बेट, दुधवा की देखी। इधर आपने सुल्तानपुर देखा, और राजस्थान आते आते सरिस्का, केवलादेव घाना, भरतपुर और रणथंभौर। गुजरात पहुंचते पहुंचते आपने एक देख लिया जंगली गधा अभ्यारण्य, नील सरोवर, नल सरोवर और गिर राष्ट्रीय उद्यान। जैसे ही आप यहाँ पहुंचे आपने कहा मध्य भारत का भी देख लेते हैं, यानी मध्य प्रदेश का शिवपुरी, बांधवगढ़ और कहाँ पहुंच के आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। दो बचे थे, एक यूपी का चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, साथ साथ हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। कुछ नहीं रटना है, मैच करने को आएगा, राज्य का नाम पूछेगा, लोकेशन को ट्रेस करना है, ठीक है। इतना देखने के बाद आप सीधे आपने कहा सर महाराष्ट्र की ओर घुमा दीजिए। महाराष्ट्र में जाओगे आपको बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान, करनाला राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान दिखेगा, ठीक है। क्या क्या दिखेगा आपको, एक तो दिखेगा बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान लिख लो, दूसरा उसी के नीचे करनाला राष्ट्रीय उद्यान लिखो, करनाला राष्ट्रीय उद्यान, और उसी के आप इधर इस पोर्शन पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिए, ठीक है। यानी तीन के तीन आपको पता चल जाएंगे इनकी लोकेशन देखते ही कि कहाँ पे हैं। जैसे ही आपने महाराष्ट्र कवर किया, महाराष्ट्र कवर करने के बाद आपने यहाँ पहुंचे कर्नाटका। ये कर्नाटका है ना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को इंपोर्टेंट करना, और यहाँ पे है रंगनथिट्ट पक्षी अभ्यारण्य, ये पक्षी का है, ठीक है, ये वाला रंगनथिट्ट पक्षी अभ्यारण्य, और उसी के बगल में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दोनों ही कर्नाटका में दिखाना है आपको। क्या क्या लिखोगे, एक लिखो बांदीपुर, पहले ये वाला लिखो रंगनथिट्ट पक्षी अभ्यारण्य, रंगनथिट्ट, ये पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, पक्षियों के लिए ही पक्षी अभ्यारण्य। और इसी के जब आप साउथ की ओर जाओगे, साउथ ईस्ट की ओर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा आपको, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसको इंपोर्टेंट करना है। ये क्या हो गया अपने आप में कर्नाटका में। आपने कहा इतना करा लिया सर, साउथ पूरा ही करा दीजिए। केरला की ओर चले गए तो हम पेरियार अभ्यारण्य देखने को मिलेगा आप लोग, बहुत फेमस है पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार, ठीक है। पेरियार अभ्यारण्य इधर देखिएगा आपको, ये कौन सा है, केरला है, मालाबार तट। और साउथ में अगर आप जाओगे तो ये तमिलनाडु है, यहाँ आपको मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य दिखेगा। तो महाराष्ट्र में इस वाले, सॉरी तमिलनाडु में ये कौन सा दिखेगा आपको, मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य दिखेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसी के आप जस्ट नॉर्दर्न ईस्ट की ओर आओगे, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य दिखेगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतगल
पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य हो गया। ये दोनों ही कहाँ है, तमिलनाडु में। अब देखिए, जब आप इतनी चीजें पढ़ चुके हैं, इतना आपको समझ आ गया, तो क्या क्यों रटोगे बताओ। आपसे पूछा क्या जानता है बता भाई, आपने कहा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान सर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद मैं गया रोहिला, कॉर्बेट और कहा दुधवा नेशनल पार्क में। उसी के साथ यूपी में मैंने चंद्रप्रभा, झारखंड में मैंने हजारीबाग भी देख के आया। जब मैं मध्य प्रदेश में आया तो मुझे शिवपुरी मिला, कान्हा मिला और उसके साथ साथ कौन सा मिला, एक बांधवगढ़ मिला। आपने घुमाया मुझे गुजरात को मुझे 3 याद है, जंगली गधा अभ्यारण्य के साथ नील सरोवर राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर, ठीक है। आपने कहा कि सर आपने जब सब घुमाया तो राजस्थान भी घुमाया था, मुझे वहाँ 3-4 याद है। एक सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, साथ में साथ केवलादेव घना अभ्यारण्य याद है, रणथंभौर और कौन सा भरतपुर याद है। आपने कहा महाराष्ट्र भी देख ले, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और करनाला राष्ट्रीय उद्यान मुझे महाराष्ट्र में देखने को मिले, जबकि मुझे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में मिला और रंगनथिट्ट पक्षी अभ्यारण्य भी कर्नाटक। यहाँ मेरे को पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मिला, तो यहाँ मेरे को वेदांतगल और मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम सुनने को मिले। जैसे आप यहाँ पहुंचे, आप उड़ीसा की ओर चले गए। उड़ीसा में आपको दिखा चिल्का अभ्यारण्य। कौन सा, चिल्का अभ्यारण्य, ये उड़ीसा है, इस लोकेशन में उड़ीसा है तो चिल्का। और आप उससे पहले आंध्र प्रदेश था, यहाँ पे मेरे को मिला आपको पारकल या वारंगल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है, पारकल या इसी को बोलते हैं वारंगल। ये कहां है, आंध्र प्रदेश, एपी लिख दिया, अरुणाचल मत करना, आंध्र प्रदेश ये वाला। यहाँ चिल्का अभ्यारण्य। 2 आपको वेस्ट बंगाल में दिखेंगे, एक सुंदरवन ये अभ्यारण्य और साथ ही साथ इसी के बगल में जल्दापारा अभ्यारण्य। मैंने इधर दिखा दिया क्योंकि लोग जगह नहीं थी, ये जल्दापारा इधर है, ठीक है। और ये सुंदरवन और जल्दापारा कहाँ है, सीधे सीधे वेस्ट बंगाल में। ये तो सुंदरवन अभ्यारण्य लिखो इधर, यहीं पे जल्दापारा लिख लो, जल्दापारा और सुंदरवन। बिल्कुल भी 1 लाइन के ऊपर मत लिखना, सिर्फ ये बनाना है, आपको ट्रेस करना है। जल्दापारा और सुंदरवन दोनों ही कहाँ हैं, वेस्ट बंगाल। अब सब चीज हो गया, तो फेमस मानस वन्यजीव अभ्यारण्य से एक सिंग वाले गैंडे के लिए, साथ ही साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दोनों कहाँ है, असम में है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। 3 के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानस लिखो सबसे पहले असम में, उसके बगल में काजीरंगा लिखो असम में, और लास्ट में लिखो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है अपने आप अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है। और यहां आपको देखने को मिलेगा मेघालय में बलपाकरम वन्यजीव अभ्यारण्य, बलपाकरम वन्यजीव अभ्यारण्य, बलपाकरम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पड़ेगा आपका मेघालय में, ठीक है, मेघालय में पड़ेगा। इतना हो गया आपका वन्यजीव अभ्यारण्य और कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब बताइए, एक बार क्विक रिवीजन करता हूं। देखिए, शुरुआत करनी है कहां से, सिर्फ लोकेशन को ट्रेस करते हुए। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ कौन सा दिखा, रोहिला, उसके नीचे कॉर्बेट, उसके बगल में दुधवा, उसके ऊपर चंद्रप्रभा, एमपी में शिवपुरी, और इसके अलावा कौन सा देखा आपने, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ बांधवगढ़। जब राजस्थान में पहुंचे आपको सरिस्का दिखा, भरतपुर दिखा, केवलादेव दिखा, और साथ साथ ही आपका रणथंभौर दिखा। गुजरात में देखा आपको जंगली गधा अभ्यारण्य, साथ ही साथ गिर, और कौन सा देखा आपने यहाँ पे नल सरोवर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ महाराष्ट्र में पहुंचे, महाराष्ट्र में आपको दिखा बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा, कर्नाला राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में पहुंचे रंगथिट्टा और पक्षी अभ्यारण्य, और कौन सा दिखा, बांदीपुर। पेरियार यहाँ दिखा आपको, जबकि मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और वेदांतगल कहाँ दिखा, तमिलनाडु में। साथ साथ ही पारकल या वारंगल कहाँ दिखा, आंध्र प्रदेश में। चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा में, जबकि सुंदरवन और जल्दापारा कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। और मानस काजीरंगा कहाँ मिलेगा, असम में, जबकि केवलादेव कहाँ मिलेगा, नामदफा कहाँ मिलेगा, नामदफा आपको अरुणाचल प्रदेश में। बलपाकरम वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेगा, मेघालय में। ये था आपका टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य और प्रमुख क्या होंगे राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकते हैं। नेशनल पार्क भी किसी दिन करा दूंगा। इसके बाद आपको देखना है हेडिंग प्रमुख झील, ठीक है। देखिए, आपको मैप ट्रेस करने होंगे अब, ठीक है। मैप में झील ट्रेस करनी है। देखो, हम लोग इसी तरीके से चलेंगे, फिर मैं आपको एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, तो इसको जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। तुरंत दिखाओ यहाँ पे वुलर झील। वुलर झील यहाँ दिखाते ही समझ जाओ क्या है वुलर झील। अपने आप में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, और किस लोकेशन पे है, अपने आप में जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इरेज करके इधर लिख देता हूँ, अंदर दिख जाएगा आपको वुलर झील। बाकी डल झील भी यही है, ठीक है। वुलर झील इंपोर्टेंट ही कराऊंगा आपको, बाकी उत्तराखंड का ही पूछेगा आपसे। वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इससे मतलब सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत में। यहाँ आपने दिखाना है राजस्थान की लोकेशन है, इधर डिडवाना, सांभर, जयसमंद लिखना है इसको, जयसमंद और नक्की झील, जयसमंद और
यहाँ आपको नक्की झील, 4 के 4 झीलें कहाँ हैं, इस पोर्शन वाली झीलें जो है ये कहाँ है, राजस्थान के इलाके में है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछता है डिंडवाना, सांभर, जयसमंद, नक्की झीलें कहाँ है, राजस्थान में, जबकि वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की है, वो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ऐसे ही आप लोग साउथ की ओर आओगे, 2 झीलों के नाम इंपोर्टेंट है केरला के, एक का नाम है वेम्बनाथ झील, एक अष्टमुडी कयाल झील, ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट कर देना। वेम्बनाथ जो है सबसे बड़ा कयाल है भारत का, यानी सबसे बड़ा कयाल का मतलब क्या होता है, बैक वाटर। कयाल का मतलब इंग्लिश में होता है बैक वाटर। बैक वाटर क्या होता है, जैसे तट के इलाके हैं ना, इस तट से अंदर की भाग में झीलें बन जाती हैं, वो किन्हीं भौगोलिक कारणों की वजह से होंगी, मतलब वो ज्योग्राफी है, वो समझाऊंगा किसी दिन में आपको। अभी सिर्फ ये समझ के लिए कयाल मतलब होता है बैक वाटर, यानी ये अंदर की ओर जैसा झील बनेंगी तट से, तो उसको बैक वाटर बोलते हैं कयाल। तो सबसे बड़ा अगर पूछता है वेम्बनाथ, वेम्बनाथ झील कहाँ है अगर पूछता है तो केरला में, ठीक है। उसी के नीचे दिखो अष्टमुडी कयाल, यानी अष्टमुडी झील, कयाल एक प्रकार की झील ही होती है, ठीक है। तो अष्टमुडी कयाल कहाँ है पूछता है तो अपने आप में बता देना केरला में। और ये कयाल जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली मालाबार तट पे ज्यादा पाया जाता है। कयाल कहाँ पाए जाते हैं, मालाबार तट, यानी ब्रैकेट में केरल लिख दो इसको, इस पोर्शन को भारत में मालाबार तट बोला जाता है ना, केरला। तो ये कयाल क्या है, मालाबार तट पे पाए जाते हैं, और वेम्बनाथ और अष्टमुडी कयाल क्या है, झीलें जो कि केरला में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। तो बताइए वुलर झील की लोकेशन देखिए आपने, डिंडवाना, सांभर, जयसमंद और नक्की झील की लोकेशन देखने का वेम्बनाथ और अष्टमुडी कयाल। साथ ही साथ आप इस बाउंड्री पे आ जाइए जो कि कहाँ है, पुलिकट, ये है, यहाँ से इधर का इलाका तमिलनाडु और यहाँ से आंध्र प्रदेश शुरू होता है, तो इसी की सीमा पे, यानी बेसिकली इसको आंध्र प्रदेश में रखा जाता है। पुलिकट झील कहाँ है पूछता है आपसे, तो सीधे बता देना पुलिकट झील का है आंध्र प्रदेश में। कोई दिक्कत नहीं है यार, इतने अच्छे से पढ़ रहे हो। देखो पुलिकट, पुलिकट के जस्ट ऊपर आप देखोगे आंध्र प्रदेश के ही लोकेशन है, यहाँ पे कोलेरू नाम की झील पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलेरू, ठीक है, कोल्लेरू नाम की झील आंध्र प्रदेश में। इसके ऊपर आपको पाई जाएगी चिल्का, जो कि एशिया की ही, भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का के नीचे लिखो सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यानी नमकीन पानी होगा इसमें, खारा पानी, ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। और लोकेशन कौन सी है, उड़ीसा है, साफ साफ देखो यहाँ पे कौन सा है, उड़ीसा है, ठीक है। और लास्ट झील जो आती है वो आती है मणिपुर में, लोकटक झील, ये इधर लोकटक, ये इस वाले पोर्शन पे दिखाया ना, लोकटक झील कहाँ है पूछता है तो मणिपुर में है। तो आपको सीधे सीधे बताइए, इतनी ही झीलों के बारे में ध्यान रखना आपको, इंपोर्टेंट। बाकी उत्तराखंड की झीलें आएगी पेपर में, वुलर झील, डिडवाना, सांभर, इसके अलावा जयसमंद और नक्की झील, 4 के 4 राजस्थान में। ध्यान रखना डिडवाना और जो यहाँ पे सांभर झील है, जो सांभर है ये खारे पानी की झील है, ठीक है, मैंने इधर लिखा है देखो, खारे पानी की प्रमुख झील लिख लो, सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी है खारे पानी की, और डिडवाना, दोनों ही क्या है, डिडवाना और सांभर झील खारे पानी की झील है, जबकि जयसमंद और नक्की झील क्या है, अपने आप में मीठे पानी की झील, ये लिखा है ना मीठे पानी की, जयसमंद और नक्की झील क्या है, मीठे पानी की झीलें हैं। और कोलेरू, पुलिकट और लोकटक और वुलर को भी किसमें दिखाओगे, मीठे पानी की। तो सीधे सीधे लिख लो मीठे पानी की झीलें, वुलर, जयसमंद, नक्की, कोलेरू, पुलिकट और लोकटक, ये सब के सब मीठे पानी की झील। और कहाँ है इनकी लोकेशन दिखा दी। सबसे बड़ा कयाल पूछता है वेम्बनाथ, चिल्का क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और खारे पानी की झीलों में बाकी कौन सी है, सांभर और डिडवाना, और साथ ही साथ चिल्का झील, ठीक है। कयाल क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, इतना आपको झीलों से याद रखना है। अब आते हैं आपके एनसीईआरटी आधार पे प्रश्न। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराता हूं मैं, तो इसको पहला क्वेश्चन लिखना, देखो क्या लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम आते हैं एनसीईआरटी की ओर, क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है ये सब आपको ध्यान रखने हैं। दोनों ही चीज, यानी मैंने आपसे कहा था कि एक तीर से दो निशान करने हैं, मैप भी सीखना है, लोकेशन जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो भी करना है, साथ साथ ही फैक्ट भी करने। तो हम लोग मेहनत करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चूकना ही नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इंपोर्टेंट चीज ये है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये लिखना आपने, बांगर क्या होता है। कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है बांगर क्या होता है, तो आप लोग सीधे सीधे बता देना, बांगर जो होता है पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। जैसे नदियां अब हिमालयी इलाके से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, तो अपने साथ वो मृदा अवसाद वगैरह बहा के लाएंगी, तो प्लेन में आते आते वो छोड़ने लग जाएंगी, क्योंकि नदी का बहाव कम हो गया तो आगे खिसकेगा ही नहीं जब फ्लैट हो जाएगी। तो वहां जो पुरानी मृदा होती है उसको बोला जाता है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा को, ठीक है। यानी आप सिर्फ वन लाइनर के हिसाब से देखना, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है, बांगर। और दूसरा शब्द आपने सुना होगा खादर, ये नदियों द्वारा लाई जाने वाली अवसाद, ठीक है। खादर होता है नवीन मृदा, यानी नई तथा युवा मृदा, यानी जो नई होती है, नई तथा युवा मृदा,
जो नदियों द्वारा अवसाद के रूप में बहा के लाई जाती है। खादर का जस्ट अपोजिट, ठीक है, ये मतलब बांगर का अपोजिट, ये दोनों हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत में रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी बहती हुई जाती है? रिफ्ट घाटी से, रिफ्ट घाटी को बोलते हैं भ्रंश घाटी, ठीक है, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी, बहने वाली, बेसिकली जो पेपर में आता है वो आता है नर्मदा, ठीक है। सबसे प्रमुख नदी जो ड्रिफ्ट भारत में ड्रिफ्ट वैली से होकर बहती है वो है नर्मदा। इसके साथ साथ दो नदियों के नाम आप लिख लो, महानदी और तापी, ठीक है, इनका नाम भी लिख लो, इसको ब्रैकेट में कर लो, तापी प्लस महानदी भी क्या है अपने आप में रिफ्ट के माध्यम से बहती हैं, ठीक है, रिफ्ट महानदी। अब आपको रिफ्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, जैसे पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं ना, प्लेटें वो मूवमेंट करती हैं, कभी एक अलग अलग प्रकार के फोर्स लगते हैं। यानी अगर दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है, ये चिपकी होंगी, तो पृथ्वी के अंदर इस प्रकार का फोर्स लगा कि एक ने इसको अपनी ओर खींचा, एक इधर को खींच रहा है, ठीक है। किन्हीं कारणों से जब दो प्लेटें खिसकेंगी खिसकेंगी खिसकेंगी, पहले डायरेक्ट टूटेंगे तो नहीं, वो एक दूसरे से दरार आएगी तो फिर धीरे धीरे उसमें टूटने की प्रक्रिया होगी, तो भ्रंश टाइप का बन जाएगा, गैप बन जाएगा, उसी को ड्रिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही समझो, भारत में जो रिफ्ट घाटी से या भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदी है नर्मदा, बाकी तापी और महानदी भी बहती हैं। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, सतपुड़ा किस पर्वत का एग्जाम्पल है? ब्लॉक पर्वत का। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, सब एनसीईआरटी, ठीक है, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल। अब आपको कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है, उसी प्रकार से देखो, जैसे प्लेटें खिसकी, एक ये है एक ये है, ठीक है, जैसे ये आपस में खिसकी, अगर एक जगह से टूट जाएंगे तो बीच में एक टापू जैसा बन जाएगा, और बाकी ये यहाँ क्या होंगे, खड्डे टाइप के होंगे, गहराई टाइप की होगी। तो इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं उनको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ये समय आने पे सब बताया जाएगा, पर्वत कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये ब्लॉक पर्वत हो गया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टार स्थलाकृतियां किस भाग में बनती है? टार स्थलाकृतियां, क्योंकि ज्योग्राफी है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें, तो जो टार नाम की स्थलाकृति बनती है वो भारत में प्रायद्वीपीय भाग में बनती है, प्रायद्वीपीय भाग में, ठीक है। अब ये टार क्या होता है? ये टार जनरली इसको बोलते हैं, जैसे जो धरातल होता है, यानी जो सतह होती है, उस सतह पे जैसे चट्टानें होती हैं उन पे अपर्दन होते रहता है, यानी टूटती बिखरती रहती हैं कई कारणों से, टेम्परेचर से, बारिश से, प्रेशर से, कई हवा से, एक जगह से दूसरी जगह टूटना बिखरने के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको बोलते हैं टार स्थलाकृति। ये बनती है कहाँ? बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप का मतलब क्या है? भारत का जो ये वाला इलाका है, यानी ये प्रायद्वीप इसको बोलते हैं ना, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो इधर से, तो जो दक्कन ट्रैप है, महाराष्ट्र का जो ये इलाका है पूरी काली मृदा से बना हुआ है, और ये जो पठारी भाग है इसी को दक्कन ट्रैप बोलते हैं। तो दक्कन ट्रैप के आगे लिखो, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, ठीक है, यानी काली मृदा से युक्त, काली मिट्टी से बना से युक्त पठारी भाग, पठारी भाग, इसको क्या बोला जाता है? दक्कन ट्रैप बोला जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है, पश्चिमी घाट के अलग अलग जगह पे स्थानीय नाम क्या है? इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि टाइम भी जल्दी, मतलब आपको कोर्स भी कराना है, मेरे को थोड़ा स्पीड भी देनी है। तो पश्चिमी घाट के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, क्या पता क्वेश्चन आपसे वहां से पूछ दे, तो आप लोग देखना, ठीक है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को बोलते हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में, यानी आपको एक काम करना है, यहाँ पश्चिमी घाट के एक जगह लिखो पश्चिमी घाट के नाम और राज्य, ठीक है, यहाँ लिखो सह्याद्री, ऊपर लिखना पश्चिमी घाट के नाम और राज्य। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री नाम से जाना जाता है, इसीलिए सह्याद्री कहाँ है पूछता है तो महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरा, पश्चिमी घाट को नीलगिरी और नाम से दो राज्यों में जाना जाता है, एक तो आपका कर्नाटका और तमिलनाडु, नीलगिरी, इसको नाम से दो राज्यों में जाना जाता है, तमिलनाडु प्लस कर्नाटका, ठीक है, इन दो राज्यों में इसको नीलगिरी कहा जाता है। तीसरा, इसको बोला जाता है मतलब क्या कहते हैं आपका? कार्डमम, यानी इलायची की पहाड़ियाँ, ये बोला जाता है कार्डमम, ये बोला जाता है केरल में। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होगा वन लाइनर के हिसाब से, ठीक है, और ये इंपोर्टेंट भी। अब आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ, प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं वेस्टर्न घाट में? जो वेस्टर्न घाट किसको कहते हैं? ये है ना, जैसे ये भारत का ये वाला पोर्शन, तो यूं जो फैला है यूं, इसको यहाँ पे वेस्टर्न घाट, यहाँ नीलगिरी, यहाँ ईस्टर्न घाट, इस प्रकार से, यानी भारत में ऐसे एक वो फैला है
पूरा एक पठार टाइप का, भ्रंश टाइप का, मतलब अवशिष्ट टाइप के बचे हैं या इस प्रकार से। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसको पश्चिमी घाट, फिर नीलगिरी, इधर इसको बोला जाता है क्या, अपने आप में वेस्ट ईस्टर्न घाट। तो इसी पश्चिमी घाट में अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं या पहाड़ियां हैं ऐसे, तो इनका अलग अलग नाम कौन कौन सी प्रमुख है यहाँ पे वेस्टर्न घाट की, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। ठीक है, सह्याद्री कहाँ है पता चल जाएगा, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ होगी। सेम वे में ईस्टर्न घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ लिखो, ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ इधर वाले पोर्शन पे। ठीक है, यहाँ जो पाई जाती हैं। ईस्टर्न घाट में आप लोगों ने पहला हैं जाविदी की पहाड़ियाँ, जो कल मैंने बताया था, जवादी या जाविदी की पहाड़ियाँ पहला। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कौन से दिखाने हैं, पालकोंडा, नल्ला मल्ला और महेंद्रगिरी। कौन कौन सा, पालकोंडा, नल्ला मल्ला और महेंद्रगिरी, ये सब के सब कहाँ हैं, ईस्टर्न घाट की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, यानी पर्वत प्रमुख पहाड़ियां हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब देखो एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग दर्रे वगैरह पढ़ते हैं ना, हम लोग सोचते हैं हिमालय के इलाके के दर्रे ही काफी हैं। 2-3 दर्रे आपको बताऊंगा, यहाँ लिखो महाराष्ट्र और यहाँ लिखो केरल। ठीक है, महाराष्ट्र में आपने 2 नाम लिखने हैं, पहला नाम लिखना है आपने थाल घाट, दूसरा लिखना है भोर घाट। थाल घाट और दूसरा लिखना है भोर घाट। दोनों ही कहाँ है पूछता है, महाराष्ट्र में, जबकि केरला में आपको मिलेगा पाल घाट। क्या मिलेगा, पाल घाट। इसका प्रयोग किया जाता है केरल से तमिलनाडु में जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, इसी पाल घाट से होकर गुजरती हैं। जबकि जो थाल घाट और भोर घाट है, दोनों ही महाराष्ट्र में है। पहला वाला मुंबई और नासिक को जोड़ता है, और जबकि मुंबई और पुणे को दूसरा वाला जोड़ता है। ठीक है, तो थाल घाट है मुंबई प्लस नासिक। अपने मैप में मुंबई को ट्रेस करो, नासिक को ट्रेस करो, लाइन डाल के थाल घाट लिख दो। और भोर घाट है मुंबई को ट्रेस करो अपने मैप में, पुणे को ट्रेस करो, लाइन डाल दो, भोर घाट हो जाएगा। और ये तमिलनाडु और केरला पुणे। ठीक है, पुणे, ये हो गया पुणे के बीच। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट तीनों ही आपको क्या चल गया, पता चल गया। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के नाम के विभाजन का आधार क्या है, यानी गारो, खासी और जयंतिया के विभाजन का आधार क्या है, जनजातियां। ठीक है, जनजातियां, यानी इनका नाम जनजातियों के नाम के आधार पर पड़ा है, यानी गारो, खासी, जयंतिया के विभाजन का आधार, विभाजन का आधार। क्योंकि जो गारो पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों पे गारो जनजाति रहती है। खासी जो पहाड़ियां हैं उन पे खासी जनजाति रहती है, इन्हीं के मतलब, और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं उन पे जो जयंतिया जाति रहती है, इन्हीं के आधार पे इनका क्या हुआ है, पहाड़ियों का विभाजन हुआ है। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना, बरखान स्थलाकृतियां कहाँ बनती है, बरखान स्थलाकृतियां। जो बरखान स्थलाकृतियां बनती है वो मरुस्थली भागों में बनती है, ये लिखना है। ठीक है, मरुस्थली यानी राजस्थान वगैरह का जो इलाका है, यहाँ बरखान नामक एक प्रकार की स्थलाकृति बनती है। ये कुछ नहीं, ये क्या होता है, बालू जो होता है, बालू वगैरह, रेत वगैरह होता है, उसका एक प्रकार का टीला होता है, उसी को बरखान बोला जाता है। ब्रैकेट में लिख लो, बालू का टीला, बालू का टीला टाइप का होता है, यानी अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार ऐसे होगा, देखो जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार का टीला टाइप का बन गया। अभी क्यों बनेगा, हवाएं चलते हैं इतनी तेज, हवा क्या करके लाती, बालू को उड़ा के लाते हुए एक जगह पे इकट्ठा कर देते, तो इस प्रकार के अर्धचंद्राकार चित्र बनते हैं, यानी स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको बरखान बोला जाता है। तो बरखान स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती हैं पूछते हैं आपसे, तो आप क्या बताओगे, एक प्रकार से राजस्थान के इलाके में पाई जाती हैं। ठीक है, कयाल मैंने आपको बता दिया। साउथ में आपको अंडमान एंड निकोबार के 4 पीक बता रहा हूँ, यानी 4 पर्वत बता रहा हूँ, उनके नाम भी याद रखना है कहाँ पड़ते हैं। आप सीधे सीधे बता देना, अंडमान एंड निकोबार, जिसमें सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। लिखो सैडल पीक, सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। इसके अलावा माउंट डियोवोली लिखो, एक प्रकार के माउंट डियोवोली, डियोवोली। ठीक है, सैडल पीक, माउंट डियोवोली, माउंट कोयोब लिखना है एक, और माउंट थुइलर लिखना है। ठीक है, माउंट कोयोब और थुइलर। ठीक है, ये सब के सब माउंट लिख देना आगे से, माउंट ये सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कहाँ की,
अंडमान एंड AN लिख दिया मैंने, अंडमान निकोबार की, ठीक है। और ये सब के सब पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, चोटियाँ अंडमान एंड निकोबार में, इसको ध्यान रखना आप लोग। ये सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार में। परवाल द्वीपों से कौन सा द्वीप बना है पूछता है, तो लक्षद्वीप, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कौन सा द्वीप परवाल द्वीपों से बना है, यानी जो परवाल होते हैं, परवाल भित्तियां आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसका जो परवाल द्वीप से बना है वो बना है लक्षद्वीप। ये कहाँ है आपको पता है, अरबियन सी में, यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है, अरब सागर में। तो परवाल द्वीप कौन सा द्वीप बना है, परवाल द्वीप से लक्षद्वीप बना है। आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन लिखने हैं। एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, अब वो भी नहीं रहा, पहले पूछा जाता है, फिर भी लिख लो। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अब तो खैर ये पूछेगा नहीं सक्रिय, क्योंकि अब नहीं रहा ना इस टाइप का ज्वालामुखी। बैरन द्वीप कहते थे इसको, ये भी यही है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार के पास, ठीक है। बैरन द्वीप को बोला जाता था सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र। और आपका लास्ट प्रश्न लिखना है, पिटली द्वीप कहाँ पाया जाता है, लक्षद्वीप में। इसमें मानव रहित मतलब नहीं है, लेकिन इसमें एक पक्षी अभ्यारण्य है, इसका नाम है पिटली द्वीप। पिटली द्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में, ठीक है। इस पिटली द्वीप में मानव आवास नहीं है, यानी मानव के रहने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये थे आपके NCERT के फैक्ट। आपका 9th और 11th की 2 किताबों के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने वो कंप्लीट कर दिए। आप छांट लो, इतना ही मिलेगा आपको। 9th में भारत का भौगोलिक विभाजन और 2-4 चैप्टर के समथिंग होंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपका कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ आपका जो झील वगैरह हैं, आपके पर्वत वगैरह हैं, आपके अभ्यारण्य वगैरह हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आपके साथ अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।